हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 29 जून की क्लास। एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है कीप इट सिंपल। तो आप समझ जाइए कीप इट सिंपल का मतलब क्या है। कीप मतलब रखना है, इट इसे, सिंपल आसान, इसे आसान रखिए। मतलब ये जो पेंशनर्स जो रिटायर होते हैं उन लोगों का जो एक कंसर्न है, उस कंसर्न को किस प्रकार से आपको सही करना है, किस प्रकार से उस चीज़ को एड्रेस करना है, उसे आप सिंपल रखिए। ठीक है, तो उसी को लेकर लिखा गया है कीप इट सिंपल। अब ये किस चीज़ को लेकर है? ये हायर पेंशन को लेकर है। तो ऑन ऑप्टिंग फॉर हायर पेंशन, ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना। ठीक है, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं और उन 2-3 ऑप्शंस में से आप कोई एक ऑप्शन चूज करते हो, उसे कहते हैं ऑप्ट फॉर। हायर पेंशन, ज़्यादा पेंशन। अब आपके पास ये चुनाव करने की बात है। ये किस पर लिखा गया एडिटोरियल? तो ये लिखा गया है इस चीज़ पर कि हायर पेंशन को ऑप्ट करने को लेकर, कहीं ज़्यादा पेंशन को ऑप्ट करने को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। विस्तार से पढ़ेंगे। इसका आपको PDF जो है वो प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक आपको मिलता है साथ ही हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस का, जहाँ से आप डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक बात को नोट करते चलना, एंड तक सेशन देखना। जो भी नया सीखते हो आप, उसको आपको छोड़ना नहीं है, स्किप कुछ भी नहीं करना, सब कुछ नोट करते चलना है। देखिए क्या कह रहा है, EPFO मस्ट सिंप्लीफाई प्रोसेस। EPFO क्या है? तो ये देखो फुल फॉर्म दे रखी है EPFO की, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी, प्रोविडेंट फंड ये इसका मतलब होता है भविष्य निधि, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है संगठन। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये इसका मतलब है हिंदी में। तो EPFO जो है उसको मस्ट दे रखा है, इसका मतलब कंपलसरी है, जरूर से जरूर ऐसा करना चाहिए। मस्ट एक मॉडल है, और मॉडल का काम क्या होता है कि आपको बताता है कि कोई कंडीशन जो है वो किस प्रकार की कंडीशन है, कोई भी जो स्पीकर बोल रहा है वो किस मूड के साथ बोल रहा है। तो यहाँ पे जो स्पीकर का मूड है वो क्या है, जोर दे रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। तो EPFO को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आसान करना। ठीक है, प्रोसेस का मतलब है तरीका। तो EPFO को जरूर से जरूर प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए। किसके लिए? मेंबर्स के लिए। और किस लिए? तो ताकि वो हायर पेंशन का लाभ उठा सकें। अवेल का मतलब क्या है, नोट करेंगे। अवेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टेक बेनिफिट। टेक बेनिफिट अवेल के बारे में, हालांकि ये तो क्या, देखिए ये तो न्यूज़पेपर में लिखा गया है। वैसे आपके अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अवेल को लेके एक प्रश्न आता है, वो बता दूं आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अवेल के बाद में एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। समझते हैं क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगते हैं, और उसके बाद में एक और चीज़ लगती है OF, ओ। तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ओ का प्रयोग करेंगे इसके बाद, और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए अवेल के बारे में। इसका मतलब होता है लाभ उठाना, टेक बेनिफिट। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, EPFO को जरूर से जरूर जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, आसान करना चाहिए। इसीलिए तो दिया है, इसको सिंपल रखो, है ना। लेखक का ये कहना है कि सिंपल रखो। तो EPFO को जरूर से जरूर आसान करना है प्रोसेस। किसके लिए? सदस्यों के लिए, ताकि क्या कर सकें, वो हायर पेंशन का लाभ उठा सकें। अब देखिए, द मूव बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ये कदम है, ये मूव है, ये स्टेप है, किसके द्वारा? EPFO के द्वारा। EPFO की फुल फॉर्म दे रखी है। टू एक्सटेंड, क्या कदम है? एक्सटेंड करने का। एक्सटेंड का मतलब लिख लो, इंक्रीज होता है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, मतलब बढ़ाना। तो इनका एक कदम है कि बढ़ा दी है इन्होंने डेडलाइन को। डेडलाइन समय सीमा को बोलते हैं। फॉर अ थर्ड टाइम, और ऐसा तीसरी बार इन्होंने किया है। फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, किसके लिए? कर्मचारियों के लिए, और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए। ताकि किसके लिए? टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज करना, उपयोग करना। द जॉइंट ऑप्शन, जो संयुक्त विकल्प है, फॉर हायर पेंशन, जो अधिक मतलब पेंशन है उसके लिए, इज ऑफ लिमिटेड रिलीफ। ये जो कदम है, इस कदम की वर्ब है इज। ये मूव जो है
ये लिमिटेड रिलीफ वाला मूव है, मतलब इसमें राहत मिले तो गी लेकिन थोड़ी ही राहत मिलने वाली है। एज सेवरल, कारण क्या है, एज का मतलब यहाँ पे है बिकॉज, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि सेवरल इश्यूज, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं रिमेन अनरिजोल्व्ड, जो कि अभी भी ऐसे बने हुए हैं कि उनका हल नहीं निकला है, वो अभी भी अनरिजोल्व्ड हैं, उनको अभी भी हल निकलना बाकी है। देखो रिजोल्व का मतलब हल निकालना होता है, सोल्व करना होता है, अनरिजोल्व्ड है इसका मतलब अन लग गया तो नेगेटिव बन गया, मतलब रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है, हल नहीं निकला है। एक बार फिर समझेंगे हम। मूव की वर्ब है इज, तो ये जो कदम है किसका, ईपीएफओ का, क्या करने का, एक बार तीसरी बार इन्होंने समय सीमा बढ़ाई है एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए। समय सीमा किस लिए बढ़ाई है कि वो यूज करें जॉइंट ऑप्शन को हायर पेंशन के लिए। ये लिमिटेड रिलीफ वाला कदम है। क्यों है लिमिटेड रिलीफ वाला, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी हल नहीं किए गए हैं इस चीज के द्वारा। सेवरल के बाद में नाउन है, प्लूरल आती है, ध्यान रखेंगे। सेवरल अपने बाद में जो नाउन लेता है, दूसरी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, सेवरल एक डिटर्मिनर है और इसके बाद में जो नाउन आप लगाते हो वो कैसी लगती है, प्लूरल। सेवरल के बाद में नाउन कैसी लगाते हैं, प्लूरल, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, एज द एंटायर प्रोसेस इज एन आउटकम। अब चूंकि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, एंटायर का मतलब कंप्लीट होता है, टोटल होता है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये एक आउटकम है। आउटकम का मतलब लिखेंगे आप, आउटकम का मतलब होता है साहब रिजल्ट। क्या मतलब होता है, रिजल्ट, RESULT, ठीक है। आउटकम का मतलब क्या है, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट। क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस, एंटायर का भी लिख लो, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट। अब देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आउटकम है, ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये कह रहा है कि ये प्रक्रिया ही थोड़ी सी बहुत ही जटिल टाइप की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किसका परिणाम है ये बताया है। तो ये परिणाम है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था नवंबर 2022 में ऑन द वैलिडिटी। और किस चीज को लेकर जजमेंट था, वैलिडिटी को लेकर। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है रैशनलिटी, कि कोई चीज साहब ठीक है, कोई चीज आपने कही है वो वैध है। रीजनेबलनेस भी कह सकते हैं, रीजनेबलनेस मतलब कोई चीज की तर्क संगतता है ना, मतलब कोई चीज तर्क संगत है, कोई चीज रैशनल है, कोई चीज ठीक है, कोई चीज वैध है, कोई चीज सही है, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। तो जजमेंट आया नवंबर 2022 में, और किस चीज को लेकर, जो भी संशोधन किए गए थे, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, संशोधन, बदलाव, जो भी बदलाव किए गए थे, कब किए गए थे, 2014 में। और ये बदलाव किए किस में गए थे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट के साथ में क्या लगाते हैं, टू, ये लिखेंगे। अमेंडमेंट जो है किस में किया गया है, उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है, टू लगाना है। अमेंडमेंट के साथ में प्रेपोजिशन कौन सा लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है अमेंडमेंट जो किए गए थे 2014 में, और ये अमेंडमेंट किए किस में गए थे, ईपीएस में। ईपीएस क्या है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है। द मैटर, अब ये जो मैटर है, पर्टेंस, पर्टेंस का मतलब है रिलेटेड है, पर्टेन में भी टू लगता है और रिलेटेड में भी टू लगता है, ठीक है, दोनों ही टू लेते हैं। किससे, दो कैटेगरीज से, और कैटेगरीज किसकी हैं, आवेदकों की। अब ये दो कैटेगरीज आवेदकों की कौन सी है, वो डैश लगा के समझाया है। दोज हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस प्रायर टू सितंबर 1, 2014, वो लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं सर्विस से, सेवा से, किससे पहले, सितंबर 1, 2014 से पहले। और उन लोगों का कैटेगरी है जो जिन्होंने सर्विस छोड़ दी किसके बाद, इस डेट के बाद। और वो लोग जो कि अभी भी क्या है, सर्विस में हैं। स्टिल का लिख लो, स्टिल एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इवन नाउ। स्टिल क्या होता है, एडवर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, इवन नाउ, ध्यान रखेंगे। प्रायर के साथ टू लगेगा, ये ध्यान रखना। देखिए प्रायर वैसे कंपैरेटिव वर्ड है ना, प्रायर जो है प्रायोरिटी बनता है, इससे प्राथमिकता बनती है, ये कंपैरेटिव शब्द है, तुलनात्मक शब्द है। और ये 10 शब्द होते हैं जिसमें हम टू लगाते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक जूनियर होता है, एक सीनियर होता है ना। इनका मतलब तो बता ही दूं कि ये कनिष्ठ है, ये वरिष्ठ है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। जूनियर का मतलब क्या होता है, कनिष्ठ। सीनियर का मतलब क्या है, वरिष्ठ। एक होता है इन्फीरियर, इसका मतलब होता है हीन या घटिया। एक होता है सुपीरियर, श्रेष्ठ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। एक होता है एंटीरियर, ये होता है पहले वाला। एक होता है पोस्टीरियर, बाद वाला। एक होता है प्रेफर, प्रेफर का मतलब है अधिक पसंद करना,
एक होता है प्रेफरेबल, ठीक है, एक होता है, एक इसके अंदर लिखेंगे आप प्रायर, और एक होता है एल्डर। अब आप एक बार काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 शब्द हैं जिनके साथ में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। इन 10 शब्दों के साथ में क्या लगाते हैं, टू। मैंने इसलिए बताया, ये विशेष इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं, है ना। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम क्या लगाते हैं, देन। देन कौन सा, THAN वाला, EN नहीं, THAN। और यहाँ 10 जो शब्द हैं ये भी कंपैरेटिव शब्द है, लेकिन इनके साथ में हम देन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम टू लगाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, इसे ध्यान रख लिया। और ये प्रायर आ गया इसके अंदर आप वाला। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है एक बार फिर समझेंगे। देखो बहुत आसान सी भाषा है, कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है ना, ये परिणाम किसका है, कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था नवंबर 2022 में, और किस चीज़ को लेकर आया था, संशोधनों की। ये संशोधन जो किए गए 2014 के अंदर संशोधन हुआ था EPS में, इन संशोधनों को इस डिसीजन में सही ठहराया गया था, ठीक है। तो ये इसका परिणाम है। ये जो मैटर है, ये जो मुद्दा है, ये संबंधित है 2 प्रकार की कैटेगरीज से। और कैटेगरीज किसकी हैं, आवेदकों की। एक तरफ वो लोग हैं जो रिटायर हुए थे सितंबर 1 2014 से पहले, या फिर जिन्होंने सर्विस छोड़ी थी इस डेट के बाद। और दूसरी कैटेगरी है वो लोग जो अभी भी सर्विस में हैं। ये 2 प्रकार के आवेदक हैं इसमें, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हु और दोज है, ये कॉम्बिनेशन याद रखा करो हमेशा। हु से पहले दे और देम कभी नहीं आता है, दे और देम कभी नहीं आएगा, दोज आएगा, ठीक है। हु और दोज ये साथ साथ में ही आएंगे। दोज हु हो सकता है, दे हु या देम हु नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, नियरली 16 लाख एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड। नियरली का मतलब अबाउट, लगभग 16 लाख आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। सो फार का मतलब क्या होता है, टिल नाउ। याद रखो एक बात और, सो फार जब जब लगे तब तब हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, जब जब बात प्रेजेंट की हो। क्या कहा मैंने, सो फार जब जब लगे तब तब क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। कब लगाते हैं, जब बात किसकी हो, प्रेजेंट की हो। बात भाई आ जाए पास्ट की तो हम हैज़ बीन, ये हैज़ और हैव नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे हैड। क्या लगाओगे, हैड। तो बात पास्ट की हो तो पास्ट परफेक्ट में ले जाना, और बात प्रेजेंट की हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में रख देना। ये बात यहाँ समझनी है आपको। और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। कैसे पता लग जाता है कि ये पैसिव है, तो ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। तो बी का कोई भी रूप हो, बी के रूप कौन कौन से होते हैं, इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, बी होता है, बीन होता है, बीइंग होता है। इनके साथ जब थर्ड फॉर्म लगाते हो तो पैसिव बन जाता है स्ट्रक्चर, तो ये पैसिव है। तो लगभग 16 लाख आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। यट अनदर, ये कब लगाते हो, जब आप कोई चीज एक बार 2 बार कर चुके हो और उसके बाद एक बार फिर कर रहे हो, तो फिर आप जोड़ दे रहे हो कि एक बार फिर से ऐसा हो गया भाई, किसी व्यक्ति ने गलती करी, एक बार फिर से गलती करी, कहोगे कि अगेन, है ना, यू हैव कमिटेड मिस्टेक। आप तीसरी बार गलती कर रहे हो तो आप गुस्से में और आप स्ट्रेस डाल रहे हो कि भाई एक बार फिर से तुमने गलती कर दी है, तो दिस इज द यट अनदर मोमेंट, दिस इज द यट अनदर टाइम, ऐसा करके हम यूज कर सकते हैं। तो यट अनदर का मतलब होता है क्या, आप जब 2 से अधिक के बाद एक बार फिर से कोई चीज करते हो, रिपीटेशन होता है, उसके यट अनदर का प्रयोग करते हैं। तो यट अनदर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंड होने का प्रोसेस है। ध्यान से समझो, एक्सटेंड होती है वर्ब, एक्सटेंशन है नाउन, इसी से बना है। मैंने एक्सटेंड का क्या बताया था, इंक्रीज बताया था, है ना। तो एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज ही है, बढ़ोतरी ही है। तो कह रहा है एक बार फिर से एक्सटेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। रूल आउट का मतलब लिख लो, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। और देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो आप इसको पैसिव कहोगे। रूल आउट का मतलब क्या है, सिरे से खारिज करना। तो तीसरी बार तो इसने समय सीमा बढ़ाई दी, एक बार फिर से समय सीमा बढ़ा दी जाएगी इसके द्वारा। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं, अब ये कह दो कि नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं कह सकते। एक बार फिर से एक्सटेंशन हो सकता है, इस बात को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। आगे कह रहा है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार। इट इज टू अर्ली टू इंडिकेट। देखो टू और टू का कॉम्बिनेशन ये एक चमत्कार करता है। टू और टू का कॉम्बिनेशन क्या चमत्कार करता है, टू और टू जब जब लगाते हो तब तब सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा जल्दी है, ये बहुत जल्दी है, इसका मतलब जल्दी है तो ये संकेत नहीं दे सकता है, ऐसा मीनिंग निकालना है, नेगेटिव है। तो आखिरकार ये इतना जल्दी है इंडिकेट करने के लिए कि आप इतना जल्दी है कि ये संकेत नहीं दे सकता है किस बात का, दैट हायर पेंशन डिसबर्सल। डिसबर्सल का मतलब है एक प्रकार से पेमेंट या स्पेंडिंग या खर्चा मान लो, है ना, पैसा खर्च करना, पैसा देना, पैसे का भुगतान करना।
कि जो ज्यादा पेंशन का जो भुगतान है विल बिगिन, वो शुरू होगा दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्त वर्ष। तो ये जल्दी है, और इतना जल्दी है कि ये संकेत नहीं देती है ये कहानी कि ज्यादा पेंशन का भुगतान इसी फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा। इवन इफ चाहे, इवन इफ का मतलब क्या होता है, चाहे, मतलब ये एक विरोधाभासी बात कर रहा है। एप्लीकेंट्स मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, मीट का मतलब लिखो साहब, मीट का मतलब क्या है, कंप्लीट करना, फुलफिल करना। मीट का मतलब क्या है, पूरा करना, लिख लो। मीट का मतलब यहां पे मिलना नहीं है, पूरा करना है। क्योंकि जो चाहे जो आवेदक हैं वो पूरे ही क्यों ना कर रहे हो नियम और शर्तों को, उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता अभी कि इस साल ज्यादा पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा। ठीक है। और द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है, ठीक है, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है, विच ओवरसीज, विच किसके लिए आ रहा है, उस मंत्रालय के लिए। उस मंत्रालय की वर्ब क्या है, ओवरसीज। ओवरसीज होता क्या है, सुपरवाइज, निरीक्षण करना। क्या होता है, निरीक्षण करना, मतलब एक प्रकार से आप यूँ कहो कि किसी चीज़ को मॉनिटरिंग करना, है ना। तो ये क्या करता है मंत्रालय, ये ईपीएफओ का ध्यान यही रखता है, ईपीएफओ इसी की देखरेख में काम करता है। टोल्ड द स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी, ये होता है स्थायी संसदीय समिति। कमिटी की स्पेलिंग याद रखना, MM, T और EE, 3 चीज़ें हैं। किसी एग्जाम में आपसे स्पेलिंग पूछ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे। तो ये जो श्रम मंत्रालय है जो कि ईपीएफओ को सुपरवाइज करता है, इसने स्थायी संसदीय समिति को बताया। अब देखो कंसर्न दे रखा है, इस कंसर्न का मतलब है रिलेटेड। अगर ये कंसर्न आता पहले, देखो चमत्कार होता है यहां पर भी, अगर कंसर्न आता है नाउन के पहले और कंसर्न आ रहा है नाउन के बाद, तो फर्क आ जाता है शब्द में, मीनिंग अलग हो जाते हैं। कैसे, अगर कंसर्न आता है नाउन के पहले तो इसका मतलब होता है साहब वरीड, चिंतित, और जब कंसर्न आता है नाउन के बाद तो इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड, संबंधित। ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। तो ये क्या कह रहा है, ये नाउन के बाद में है, कमिटी के बाद में है, तो इसका मतलब क्या है, संबंधित। तो इस श्रम मंत्रालय ने बताया है स्थायी संसदीय समिति को, जो संबंधित समिति है, अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के शुरुआत में, अर्ली मतलब पहले, टाइम में पहले, दैट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कोर्ट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब है जजमेंट, डिसीजन, कोर्ट का जो जजमेंट आया था, कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसके इम्प्लीकेशंस का मतलब है रिजल्ट, उसका परिणाम। ठीक है, इम्प्लीकेशन के बहुत सारे मतलब होते हैं, निहित अर्थ भी होता है इसका। उसके जो परिणाम हैं, द ईपीएस हैड नॉट बीन फैक्टर्ड इन। फैक्टर्ड इन का मतलब होता है इंक्लूड, और फिर देख लो ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो क्या कहोगे, पैसिव है। तो कह रहा है इस मंत्रालय ने, जो कि ईपीएफओ की सुपरवाइज करता है, इसने स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, जो संबंधित कमेटी है, उसको बताया इस साल के शुरुआत में कि जो भी कोर्ट का डिसीजन रहा ईपीएस को लेकर, उसको शामिल नहीं किया गया है। कब, वाइल प्रिपेयरिंग, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। वाइल के ठीक बाद में क्या लगता है, आईएनजी। वाइल के ठीक बाद में, ठीक बाद में, बीच में कोई शब्द होगा उसकी बात नहीं कर रहा, वाइल के ठीक बाद में क्रिया लगानी हो तो आईएनजी। कब शामिल नहीं किया गया, जब हम तैयार कर रहे थे बजट एस्टिमेट 2023-24 के लिए, बजट एस्टिमेट बना रहे थे, तो हमने इस चीज को शामिल किया नहीं इसके अंदर। तो ये था इस एडिटोरियल में। उम्मीद है हर एक शब्द, हर एक लाइन, हर एक बात समझ में आई होगी। बात करेंगे कल एक नए सेशन के साथ, जरूर से मैक्सिमम इसको शेयर करना है आपको, और रिवीजन करके आप अगले सेशन को देखने आया करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको चीजें समझ में आए। रिवीजन किए बगैर मैं कितना ही पढ़ा दूं, कैसा भी पढ़ा दूं, समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।